मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं विसर्ग संधि और उसके नियम समझाने जा रहा हूं। पिछले दो वीडियो में आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के विषय में सविस्तार समझाया गया है, उसकी चर्चा की गई है। अब आप विसर्ग संधि और उसके नियम समझेंगे। आइए इसको मैं आगे समझाता हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप संधि के विषय में पिछले दो वीडियो में बताया जा रहा है। यह तीसरा वीडियो विसर्ग संधि का है। इसके पहले आप स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ा। विसर्ग संधि, विसर्ग अह, आप जब अ आ इ ई उ ऊ ए री ए ओ औ, यह तो स्वर हो गया। और अंग अह, अंग अनुस्वार है और अह विसर्ग है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें विसर्ग और पहले पद के अंत में विसर्ग आएगा और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन जो भी होगा, दोनों से वर्ण बनेगा, जिससे दोनों पद मिलेंगे और संधि बन जाएगी। इसमें कुछ नियम हैं, उसको ध्यान देंगे। जैसे पहला नियम, विसर्ग का ओ, यह विसर्ग का चिन्ह है, यहां मैंने ब्रैकेट में दिया है। तो विसर्ग का ओ कैसे बनेगा? ओ, पहला है यह, यदि विसर्ग के पहले, इसके पहले अर्थात पहले पद में के अंत में ओ आए और उसके बाद वर्ग का, वर्ग आपको व्यंजन में मैंने बताया था, क च ट त प वर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। तो उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, या य रो ल व ह और है, तो विसर्ग का उ हो जाता है। क्या होता है? उ। और यह उ पूर्ववर्ती अ, पूर्ववर्ती अ कौन है भाई? इस विसर्ग के पहले का अ, यहां दिया है ना कि विसर्ग के पहले अ, तो यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। ओ आ के बाद जब उ होता है तो ओ हो जाता है। गुण संधि आपने पढ़ा है। आइए एक उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। यहां दिया हुआ है मन धन, मनः धन रथ। यहां दिया हुआ है मनः, यह विसर्ग है, और मन नौ में अ है, नौ और अ मिल करके पूर्ण न हुआ है। तो इस विसर्ग के पहले अ है और इसके बाद र है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कहा गया है, या य र लव या अ। तो यहाँ र है, य र लव का। तो इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा जब विसर्ग के पहले अ आवे और उसके बाद किसी वर्ग का चौथा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आवे, या ल आवे और ओ आवे, कोई उसमें से एक आता है, तो यह विसर्ग उ हो जाता है। क्या होता है? उ। और इसके पहले जो नौ में अ है, नौ में अ, नौ तो व्यंजन है ना, तो नौ किससे बना है? नौ धन अ, आधा नौ धन अ,
अर्थात 9 व्यंजन और अ स्वर जुड़ करके 9 पूरा बना। तो अब यह ऊ और अ मिल करके गुण संधि के द्वारा अ आ के बाद ऊ होगा तो ओ हो जाता है, पढ़ा है आपने, तो यह ओ हो जाता है। यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है इसको। र के आने पर क्यों भाई? वही जब तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आवे विसर्ग के बाद और यर लव आवे और अ आवे, इसमें से कोई भी एक आता है तो विसर्ग का ऊ हो गया, यहाँ पर हुआ है, हो जाता है। और ऊ नौ मैंने विच्छेद किया है इसका, सब में ऐसे ही आप समझेंगे। नौ में क्या क्या है? आधा न धन अ, देख रहे हैं यार, नौ। तो यह जो अ है, यह के यानी 9 के, और ऊ जब विसर्ग का ऊ हो जाएगा तो ऊ 9 के अ से, अर्थात ऊ धन अ बराबर ओ, मिलकर ओ हो गया। फलतः न धन ओ बराबर नो। यहाँ यह न, आधा न धन ऊ और अ मिलके जो ओ हुआ है, तो आधा न धन ओ बराबर नो हो गया, तो मनोरथ हो गया। देखा आपने, नो हो गया इधर। ऐसे ही सब होगा, इसको ध्यान देंगे। मनः धन अनुकूल मनोनुकूल, यहाँ भी वही है। इसमें अ आया है तो यह ऊ धन अ बराबर ओ, तो मनोनुकूल हो गया इधर। फिर यहाँ सरा धन ज, विसर्ग के पहले अ है, इस विसर्ग के पहले अ है, यहाँ ज है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से, तो यह ऊ और अ ओ सरोज हो जाएगा। क्या हो गया? सरोज हुआ। यशोधन धरा, यशोधरा, इसका भी वही है, ऊपर मैंने लिखा है और समझाया अभी। मन धन योग मनोयोग, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा है, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो। पहला तो आपने देखा विसर्ग के पहले अ हो। दूसरा नियम है, विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिल करके ओ हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपको ऊपर मैंने बताया है। इस विसर्ग के पहले का अ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। यहाँ दिया भी है, अर्थात विसर्ग का ऊ और अ, ऊ और पूर्ववर्ती अ और ऊ मिल करके गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। और बाद वाला यहाँ दिया है, आगे पीछे दोनों और आता है, तो एक अ का तो ओ हो गया, विसर्ग अ मिल करके ऊ, विसर्ग का ऊ और अ मिल के ओ हो गया। और जो बाद वाला अ है, आइए नीचे देखते हैं। बाद वाले अ का लोप होकर, लोप माने लुप्त हो जाता है, उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है। यह प्रायः संस्कृत में आता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। लुप्ताकार संस्कृत में, पहले हमारे यहाँ भी हिंदी में भी हुआ करता था, बहुत पहले के बाद, हम लोगों के समय के बाद बंद हो गया। तो लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है उस अ के स्थान पर। जैसे, आइए समझते हैं इसको। जैसे प्रथमः धन अध्यायः, प्रथम विसर्ग के बाद अ है, विसर्ग ऊ हो जाएगा और म का मिल करके अ ऊ मिल के ओ हो गया, प्रथमो हो गया। और अ का क्या हो जाएगा? लुप्ताकार हो जाएगा, तो प्रथमोध्याय। यशः अभिलाषी, यशोभिलाषी, यहाँ भी अ आया है और इधर भी अ है, तो अ है। ऊपर आपने पहले नियम में देखा कि अ आएगा तो यह विसर्ग क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो तालव्य श का अ, धन ऊ, विसर्ग का ऊ क्या हो गया? बराबर ओ हो गया, तो यशो हो गया। और यानी आधा स और ओ सो हो गया, प्लस अ लुप्ताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्ताकार। तो यशोभिलाषी,
देखा आपने। लेकिन विसर्ग के बाद अ के अलावा दूसरा स्वर अगर आए, यहाँ अ आएगा तो होगा, लेकिन अगर दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा, पहले नियम के अनुसार होगा ही नहीं, बल्कि विसर्ग का लोप हो जाएगा, अर्थात लुप्ताकार नहीं होगा और विसर्ग वहां से समाप्त हो जाएगा। जैसे अतः धन एव, तो यहां विसर्ग के बाद अ नहीं आया है, स्वर में केवल अ ही यहां आना चाहिए, तब यह उ होगा। याद होगा आपको, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, या य ल व या अ आए तब यह विसर्ग उ होगा। अब यहाँ विसर्ग के बाद यहाँ अ तो आया है इधर, लेकिन यहाँ ए आया है, इसलिए इन परिस्थितियों में जब भिन्न स्वर आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, केवल यह विसर्ग लुप्त हो जाएगा। तो अतः धन एव बराबर अतएव। अब आइए नेक्स्ट नियम, विसर्ग का र। विसर्ग का र हलंत है, यानी व्यंजन र, यानी आधा र। यदि विसर्ग के पहले ओ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, यहां तो निश्चित है कि विसर्ग के बाद अ नहीं आना चाहिए, कोई हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, निश्चित नहीं है, जो स्वर सब आ जाए, कोई उसमें कोई आ जाए, या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग 5 ही है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, बार बार बता रहा हूं, और उन सब में 5-5 वर्ण है, क ख अंग च छ ञ ट ठ अ त त न प प म। तो वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में र व्यंजन हो जाता है। जैसे निह धन उपाय, आइए ऊपर करते हैं, निह धन उपाय, यहां दिया गया है इस नियम में र व्यंजन किन परिस्थितियों में होगा, विसर्ग के बाद यहाँ अ आ को छोड़ के कोई स्वर हो, और इसके बाद यहाँ कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह हो, तो यह विसर्ग आधा र हो जाएगा। तो विसर्ग के पहले ह्रस्वई है और विसर्ग के बाद उ है, स्वर है, तो यह विसर्ग आधा र हो जाएगा। अब आधा र यानी व्यंजन र धन उ, तो रू हो गया, क्या हो गया, रू, तो निरुपाय हो गया, ध्यान दिया आपने, निरुपाय। यहां आ जाइए, दू धन गंध, क ख ग घ अंग, कवर का तीसरा वर्ण है ग, यहां जो आया हुआ, और इसके पहले अ नहीं है, ह्रस्व है, यहां ह्रस्वई था, यहां ह्रस्व, विसर्ग के पहले अ आ नहीं होना चाहिए, इधर कोई स्वर हो, तो यहां तीसरा वर्ण ग आया है, विसर्ग के पहले ह्रस्व आया है, तो यह विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा र हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, आधा र है, यहाँ कोई स्वर नहीं है तो आधा र ही रह जाएगा, तो यह र ग पर रेफ हो जाएगा, जैसे यहां हुआ है दुर्गंध, इससे रेफ करते हैं। दुधन आत्मा, यह भी है, विसर्ग के पहले ह्रस्व है, ओ आ है, यानी अ है, तो यह र होगा, आधा र और आ मिलके रा हो जाएगा, दुरात्मा, यहां लिखा है दुरात्मा आ गया। निह धन गुण गो आया है,
कवर का तीसरा वर्ण, यहाँ ह्रस्वई है तो विसर्ग र आधा हो जाएगा, र गौ के ऊपर आ जाएगा, रेफ अर्थात निर्गुण हो जाएगा। नि धन आधार, यहाँ ह्रस्वई, यहाँ ओ, यह राधा र हो जाएगा, आधार अधन आ बराबर रा, निराधार। आसी, आसी यहाँ विसर्ग है, इसके बाद दीर्घई है, तालव्य श में दीर्घई लगा हुआ है, और विसर्ग के बाद वह है, यर और लव में बताया था आपको, नियम में आता है। तो यह विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा र हो जाएगा, आधा र होगा तो वह के ऊपर आ जाएगा। आशीर्वाद, आपने समझा होगा। अब आइए नेक्स्ट, यदि ह्रस्वई ह्रस्व के बाद, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ईयू नहीं चाहिए, स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि ह्रस्वई ह्रस्व के बाद विसर्ग हो और इसके बाद माने विसर्ग के बाद र आए, यह र धन और र है, पूर्ण र है, व्यंजन स्वर मिला हुआ है इसमें, र आए तो ह्रस्वई ह्रस्व का दीर्घई दीर्घऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, यानी अदृश्य हो जाता। जैसे दुह धनराज, विसर्ग के पहले ह्रस्व आया है, यहाँ ह्रस्वई आया, ह्रस्व है तो विसर्ग के बाद ह्रस्व आया है, ह्रस्व देख लीजिए, यहाँ है ह्रस्व ह्रस्व, और विसर्ग के बाद रो आया है, तो यह विसर्ग के पहले का ह्रस्व दीर्घऊ हो जाएगा और यह विसर्ग लुप्त हो जाएगा। तो दू धनराज बराबर दुराज, यह दीर्घऊ हो गया, दीर्घऊ। ऐसे ही निरोग है, निह धन रोग, यहाँ रो है और यहाँ ह्रस्वई है, तो यह दीर्घई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घई, नौ में दीर्घई होगा, नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरोग। समझ जाएंगे तो बहुत सरल है, थोड़ा ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है अपने पाठ्यक्रम के संधि शब्दों से। उदाहरण पर्याप्त मैंने दिया है। निह धन रो, इसके बाद रो है, इसके बाद क्या, विसर्ग के बाद, इसके पहले ह्रस्वई है तो यह दीर्घई हो जाएगा, नीरो। नीरो का आप अर्थ जानते हैं, जहाँ पूर्ण शांति हो, रो किसी प्रकार की ध्वनि। चलिए यहाँ मैं अर्थ बताने लगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। नीरो दीर्घई हो गया, क्या हो गया, दीर्घई। इसीलिए अगर आप संधि का अध्ययन पूर्णतः कर लेंगे तो मात्रात्मक त्रुटियां हिंदी की कम हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। इसके अभाव में कुछ भी हम लिख देते हैं हिंदी में, अपना नाम तक हम गलत कर देते हैं, ह्रस्वई का दीर्घई करते हैं, दीर्घई का ह्रस्वई कर देते हैं। नेक्स्ट नियम, यदि विसर्ग के बाद च छ में से कोई हो तो विसर्ग तालव्य स हो जाता है। तालव्य स व्यंजन, यहाँ हलंत लगा होता है आधा स। यदि विसर्ग के बाद च छ आता है, चो या छ वर्ण में से कोई आता है, तो विसर्ग हटेगा और उसके स्थान पे तालव्य स आधा हो जाएगा। यदि टो ठ हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स हो जाएगा, यह मूर्धन्य स कहते हैं, इसमें हलंत लगा आधा स। और तथ हो तो यह दांत स हो जाता है। क्या हो जाता है, दांत स। आपने सुना होगा, यह तालु वर्ण है, चवर्ग, क ख ग घ कंठ है, और च छ ज झ तालु से निकल के संघर्ष करते हुए निकलता है, और यह भी तालु से ही संघर्ष करते हुए जीभ और तालु से निकलता है, इसलिए इसे हम तालव्य स कहते हैं। तो पूरा चवर्ग, तालब, तालु, ताल, ताल,
तालु से ही संघर्ष करते हुए अक्षर वर्ण निकलते हैं। आपको बताया गया है पढ़ाने में पीछे ध्वनियों में कि हिंदी विश्व की सबसे उन्नत वैज्ञानिक लिपि है। इसके एक एक वर्ण का वैज्ञानिक महत्व है, कहाँ से कैसे किसको स्पर्श करके क्या निकलता। तो यह इस देवनागरी लिपि से अति उत्तम वैज्ञानिक कोई लिपि विश्व की नहीं है। तो यह तालव्य श है। जब यह आएगा विसर्ग के बाद तो यह तालव्य वर्ण है, इसलिए यहाँ तालव्य श लगता है आधा। ट ठ ड ढ यह ट वर्ग मूर्धा वर्ण होते हैं। इनके उच्चारण में जीभ हमारी तालु में सट जाती है, ऊपर टेढ़ी उल्टा होकर के, तो उसको मूर्धा कहते हैं। और स भी है मूर्धा स, इसलिए इसको मूर्धन्य स कहते हैं। यानी इसके उच्चारण में ट वर्ग और इस स के उच्चारण में जीभ हमारी मुड़ के ऊपर तालु में चली जाती है, तो इसे हम मूर्धा कहते हैं और इसी कारण इसको मूर्धन्य स कहते हैं। और ये वर्ण मूर्धा व्यंजन होते हैं। तो जब टठ आएगा विसर्ग के बाद तो तालव्य सॉरी दान मूर्धन्य स हो जाएगा। और थ वर्ग दांत वर्ण कहा जाता है, दंत व्यंजन कहा जाता है। तथ दध न, तो यह जब इसका उच्चारण करते हैं इन अक्षरों का और इस स का, जिसे हम दांत स कहते हैं, तो जीभ दोनों दांतों के बीच में आती है या सट जाती है। तो यह स आया था। ये उदाहरण देखते हैं, समझे होंगे आप। नियधन चय विसर्ग के बाद, अब यहाँ पीछे क्या है उससे कुछ मतलब नहीं है। विसर्ग के बाद च है, छ भी आता तो भी यह विसर्ग किस में हो जाता, तालव्य स में, क्योंकि यह तालव्य वर्ण है। तो यहाँ निश्चय। नियधन छल छ है, तो यहाँ भी आधा स हो जाएगा, जैसा आपको बताया ऊपर। यानी आधा स कौन होगा, मूर्धन्य और दान स नहीं होगा, तालव्य स होगा, क्योंकि यह चवर्ग तालव्य वर्ण है, तालव्य व्यंजन है। तालु से संघर्ष करते हुए वर्ण आते हैं। धनु धन टंकार, एक गलती हुई यहाँ पे, यहाँ विसर्ग देना भूल गया हूँ लिखते समय, या उड़ भी जा रहा है लिखने में, तो उसके कारण यह सब हो रहा है, गलत हो गया। तो धनु यहाँ आएगा, क्या विसर्ग यहाँ है धनु। धन टंकार ट वर्ग है, ट अगर आता है तो क्या होगा, मूर्धन्य स हो जाएगा विसर्ग का। यहाँ विसर्ग नहीं, इस विसर्ग का उड़ करके। तो धनुष धन टंकार, यहाँ मूर्धन्य स आधा आया। यहाँ तत धन ठकार, यहाँ भी मूर्धन्य स आया है ट। और यहाँ निय धन तार, इस विसर्ग का के बाद तो आया है, तोथों में से कुछ भी आता तो यहाँ निस्तार, यहाँ यह दांत स है। क्या है, दांत स। तो अब नेक्स्ट नियम, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्वई ह्रस्व आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो, विसर्ग के पहले ह्रस्वई ह्रस्व आए और विसर्ग के बाद क ख प फ हो, तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के पहले यदि ह्रस्वई ह्रस्व आए और उसके बाद क ख प फ में से कोई वर्ण आता है विसर्ग के पास, यानी दूसरे पद का पहला वर्ण क ख प फ में से कोई होता है, तो विसर्ग लुप्त, विसर्ग का मूर्धन्य स, आधा मूर्धन्य स हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, निधन कपट, निधन कपट, यहाँ क ख प फ आना चाहिए। निधन कपट, इस विसर्ग के बाद क ख प फ आएगा तो यह क्या हो जाएगा, विसर्ग मूर्धन्य स, आधा मूर्धन्य स, निष्कपट। निधन फ आया है तो निष्फल, प आया है तो निष्पाप, मूर्धन्य स आधा हो जाता है।
नेक्स्ट, यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे, परे माने बाद में, क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो, अ वर्ण हो। जैसे यहां देखिए, प्रातः धन काल, विसर्ग के पहले अ है और इसके बाद क ख प फ में से एक क है, तो वैसे का वैसे ही प्रातः काल लिखा जाता है। पय धन पान, इस विसर्ग के बाद प है और इसमें अ है, विसर्ग के पहले य में अ जुड़ा हुआ है, तो पय पान वैसे का वैसे ही हम जोड़ के लिख देते हैं। तो यह आपका विसर्ग संधि का अध्यापन रहा। आपने अन्य संधियों के साथ यानी स्वर और व्यंजन के साथ विसर्ग संधि को भी समझा होगा। थोड़ा मस्तिष्क पर बल देंगे और अभ्यास कर लेंगे तो ये भूलेगा नहीं। तो इसका अभ्यास आप पाठ्य पुस्तक के संधि शब्दों के आधार पर करेंगे। पाठ के नीचे यही शब्द बोर्ड में आते हैं, तो जो संधि के शब्द होंगे उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। पूरे का पूरे अंक इसमें मिलेगा। धन्यवाद।